नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्शन रिप्ले। मैं आज आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा एग्जिट पोल के बारे में। एग्जिट पोल जो अभी रिसेंट में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव संपन्न हुए हैं, उनके एग्जिट पोल 2 दिन पहले आ गए हैं और उन्होंने काफी वाइड रेंज में अपने आंकड़े दिए हैं। मेरा मानना है कि एग्जिट पोल कितने एक्यूरेट होते हैं ये तो हरियाणा और पिछले लोकसभा चुनाव में आपको इसका अंदाजा लग ही गया होगा। पर फिर भी मैं आज इन एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात करूंगा। मैं महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा बात करूंगा, झारखंड के बारे में कुछ कम बात करूंगा, क्योंकि झारखंड में मेरे को लगता है कि मुकाबला काफी बराबरी का है। एक तरफ देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जिनकी एक लाड़की बहना जैसी योजना उन्होंने शुरू की थी झारखंड में, जिसमें वहाँ आप सब महिलाओं को करीब 2,000 या 2,200 रुपये पर मंथ देने की बात थी। वो काफी इफेक्टिव साबित हुई है और उनका उनको चुनाव में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। दूसरी बात, वो आदिवासी हैं और आदिवासी समाज में उनको जो गिरफ्तार किया गया था ईडी द्वारा, और इस बीच चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, और फिर जब उनको जमानत मिली तो फिर चंपई सोरेन ने छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इसकी सहानुभूति भी उनके साथ में है। अगर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी बीजेपी ने आदिवासियों या वनवासियों में अपनी अच्छी पैठ बनाई है। और जो घुसपैठियों का मामला है, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का, उनको हेमंत बिश्व शर्मा ने काफी एग्रेसिवली उठाया है और इसका काफी असर है। दूसरा, उनका और शिवराज सिंह का वहाँ जबरदस्त चुनाव प्रबंधन है। तो ये सब मिलकर, और इसके अलावा एक फैक्टर जो एक है कि लोकसभा में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। हालांकि लोकसभा के प्रदर्शन का एग्जैक्टली तो उतना असर विधानसभा चुनाव पे नहीं पड़ता है, क्योंकि मुद्दे अलग होते हैं। फिर भी वो एक विषय जरूर रहेगा लोगों को वोट देने के समय और चुनाव परिणाम परिणाम के बारे में अनुमान लगाने के लिए। तो ये दो सब फैक्टर ये मिला के ये बताते हैं कि भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वहां पर गठबंधन है, वो बराबरी की टक्कर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 6 जो पोलस्टर्स हैं उनके आंकड़े प्रकाशित किए थे, उनमें से 3-3 के बराबरी पर है। हालांकि एक जो पोलस्टर है, जो प्रदीप गुप्ता का है, उसने बहुत ही हेविली झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में ये आंकड़े दिए हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े दिए हैं, 10 10 पोलस्टर्स के आंकड़े प्रकाशित किए हैं। इनमें से 6 भाजपा नीत गठबंधन यानी महायुति के पक्ष में है और 3 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। एक जो कि वहाँ का लोकल लोकमत मराठी पत्र है, समाचार पत्र है, उसने बराबरी का जो टक्कर बताई है। हालांकि देखा जाए तो 2024 के लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन थे और उसके बाद जो हरियाणा के इलेक्शन थे, इसके बाद एग्जिट पोल की काफी पोल खुल गई है। और इस तरह से इनके जो आकलन है और इनके जो अनुमान हुआ, उनको मतलब एक पिंच ऑफ सॉल्ट से, यानी अंशतः ही उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। दरअसल एग्जिट पोल कोई विज्ञान या डाटा साइंस नहीं है। कुछ ही घंटों में पूरे आंकड़े को इकट्ठा करने कर सही अनुमान लगाना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। जो भी सर्वे करते हैं उनके पास कितने विश्वसनीय आंकड़े होते हैं, ये हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। मेरा मानना है कि ये अक्सर ये सर्वेक्षण करता अपने राजनीतिक झुकाव या मान्यताओं के आधार पर विश्लेषण का अनुमान देते हैं। मतलब जो उनकी जो वैसा अगर उनका झुकाव अगर कांग्रेस की तरफ, तो जो उनका सर्वे होगा उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सब एक तरह से इसी तरह होंगे और वो उसी जो कांग्रेस के फेवर में हो, तो वो फिर उसका अंत में जो रिजल्ट निकलेगा वो कांग्रेस के फेवर में निकलेगा। ऐसा ही बीजेपी के साथ है। अब आप हरियाणा का चुनाव का उदाहरण लेते हैं कि कैसे ये सर्वे अफेक्ट होते हैं या कैसे इन सर्वे के जो क्यों ये गलत सिद्ध होते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं 2024 के जनरल इलेक्शन की, जिसमें भी लगभग लगभग सारे सर्वे ने जो आंकड़े दिए थे वो गलत थे। हालांकि उनका रुझान यानी उनका जो झुकाव था, जो डायरेक्शन था सर्वे का, वो सही था कि बीजेपी जीतेगी और अंततः बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला भी। लेकिन वो फिर काफी कम मिला और बीजेपी को स्वयं को जो सीटें 303 से घट के 240 हो गई, उसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। इसका यही कारण था कि
माहौल इस तरह का बना था कि बीजेपी प्रधानमंत्री ने विशेषकर जो उनका अब की बार 400 पार नारा था और जो घर घर में पहुंच गया था, उसने इफेक्ट किया है इस विश्लेषण को। और फिर वो सही अनुमान कोई भी नहीं लगा पाया। इसी तरह हरियाणा के चुनाव का उदाहरण लेते हैं, तो हरियाणा में तो कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी लोकसभा चुनाव में, उसके आधार पर और उसके बाद मीडिया ने एक तरह का माहौल बनाया कि वहां पे तो बीजेपी साफ हो रही है और कांग्रेस निश्चित रूप से 100% उनकी जीत की आशा है। और उसने तो 60 से 70 सीटें तक बीजेपी को दे दी थी। और एक जो जाने माने भूतपूर्व सेफोलॉजिस्ट हैं और आजकल वो नेता हैं, किसान हैं, उनका डिस्क्रिप्शन करना या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक समय में आम आदमी पार्टी में भी थे उन, और उनकी शायद कोई पार्टी भी है स्वराज पार्टी करके, योगेंद्र यादव, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि बीजेपी की हवा है नहीं, हवा नहीं है आंधी नहीं है, सुनामी है। तो एक्चुअली कुछ हुआ नहीं बेसिकली। आंधी किसी की भी थी नहीं थी, दोनों पार्टी की भी नहीं थी, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया था कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीतेगी। और इसके चलते कांग्रेस ने जो अपना नेतृत्व था, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व, उसने सारा दारोमदार भूपेंद्र हुड्डा पे सौंप दिया था। तो इन सब के चलते एक माहौल बन गया था कि वहां पर कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस की हवा है। लेकिन हुआ उसका उल्टा, क्योंकि जो पोलस्टर्स थे, जो मीडिया था, या जो अनुमान लगाने वाले थे, ये बात भूल गए कि बीजेपी का वहां पे चुनाव प्रबंधन काफी खतरनाक था। और संघ मैदान में कूद गया था, और जिसने शायद करीब 15 से 18 हजार तक घर घर मीटिंगें की थी। ये सब भी एक महत्वपूर्ण था जो इग्नोर किया था इन पोलस्टर्स ने। और अंतिम बात जो थी वो थी कि बीजेपी ने काफी जो हारे थे उससे सबक लिया था और कुछ करेक्शन किए थे अपने उसमें। और ये एक बात भी फैक्ट था कि जो लोकसभा चुनाव में थे वो उनमें 5-5 सीट हालांकि दोनों ने बराबर जीती थी, लेकिन 46 सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे थी। तो ये फैक्ट भी इन पोलिस्टर्स ने कंसिडर नहीं किया था। और नतीजे के तौर पे इन सबके जो जो कांग्रेस को भारी विजय दिखा रहे थे, वो मुंह के बल गिरे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की जैसे मैंने कहा कि 10 टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल 10 पोलिस्टर्स के फिगर प्रकाशित किए हैं। और इनमें से 6 महायुति को, यानी कि जो भाजपा नीति एनडीए का जो वहाँ लोकल स्वरूप है, महायुति जिसमें भाजपा शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, वो है, वो जुड़ी है। उनको 6 सीटें दी है। और महा विकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, उसको 3 ने आगे बताया, और एक लोकल वो उसको बराबर की टक्कर बता रहा है। इसमें एक बात, इस पोल स्ट्रक में, इन एग्जिट पोल में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दो प्रमुख पोलस्टर्स, यानी कि यशवंत देशमुख और प्रदीप गुप्ता, इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में अपने फिगर्स नहीं दिए। प्रदीप गुप्ता ने, सॉरी, यशवंत देशमुख ने तो कल एक टीवी चैनल में किसी डिस्कशन में कहा कि 60 से 80 सीटें महाराष्ट्र में ऐसी थी जिन पे ये बताना मुश्किल है कि कौन आगे था, निकल रहा है, कौन पीछे है। तो इसके चलते पूरे स्टेट की जो के बारे में नंबर देना उनके लिए संभव नहीं था, और उन्होंने इस बार इसको अवॉइड किया, उन्होंने अपने आंकड़े प्रकाशित ही नहीं किए। दूसरा, प्रदीप गुप्ता जो हरियाणा और लोकसभा चुनाव में काफी पिट चुके थे, और उन्होंने झारखंड में एक तरफा अ, झारखंड मुक्ति मोर्चा को विजय बताया। उन्होंने भी शायद उनकी जो यही चीज जो उनकी राजनीतिक सोच बताती है, उन्होंने उन्होंने भी आंकड़े नहीं दिए, शायद इसी डर से कि उनकी राजनीतिक सोच से इस बार भी उनके आंकड़े गलत नहीं हो। और आश्चर्य की बात है कि हरियाणा चुनाव के बाद उनको इस बार इस चुनाव में किसी भी बड़े मीडिया चैनल ने, टीवी चैनल ने एंगेज नहीं किया अपने लिए सर्वेक्षण करने के लिए। तो ये दो बड़े पोलिस्टर्स की बात है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल और चुनावी आकलन पर अगर डालें तो यह स्पष्ट है कि इन अनुमानों पर न केवल विशेषज्ञों की सोच, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान बने माहौल और राजनीतिक झुकाव का भी असर पड़ता है। जो लोग महायुति या महाविकास आघाड़ी की जीत का अनुमान लगा रहे हैं, उनके आकलन में इस चुनावी माहौल और उनकी
अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो कहते हैं इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं होता जैसे मैं आपको कहूँ अभी कि मैं न्यूट्रल हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं भी एक तरफ झुका हुआ हूँ और मेरा झुकाव बीजेपी की तरफ है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही बताऊंगा कि महायुति ही जीत रही है। हालांकि मेरे पास इसका कोई बैकअप नहीं है, पर चूंकि मैं झुका हुआ हूँ बीजेपी और महायुति की तरफ, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि महायुति ही जीतेगी। अब हम चर्चा करते हैं उन कुछ कारकों की जो जिन्होंने महायुति के पक्ष में माहौल बनाया और उनके कारण जो पोलिस्टर्स है वो महायुति की जीत की घोषणा, जीत का अनुमान लगा रहे हैं। सबसे पहले तो है, विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी का चुनाव प्रबंधन इस बार अद्वितीय था। यानी इससे पहले इतना अच्छा चुनाव प्रबंधन बीजेपी ने नहीं किया था। उन्होंने बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर काफी इफेक्टिव इलेक्शन का मैनेजमेंट किया है और वो ज्यादा से ज्यादा वोटरों को बाहर निकालने में सफल रहे हैं। दूसरा है, लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी हारी थी उसका उन्होंने अच्छा खासा विश्लेषण किया और कुछ तो वो अपने पुराने मुद्दों पर लौटाए, जैसे कि हिंदुत्व का मुद्दा। और उसको इसने बहुत प्रभावी ढंग से भी उन्होंने उसको प्रचारित किया। तीसरे पॉइंट ये है कि महायुति में जो तीन दल हैं और उनके जो नेता हैं, अजीत पवार, फडणवीस और शिंदे, इनमें अच्छी केमिस्ट्री थी और कोई आपस में कोई बड़ा मुद्दा नहीं था इनके बीच में। और इसी वजह से बड़ी आसानी से सीटों का जो एडजस्टमेंट, सीट शेयरिंग का एडजस्टमेंट वो हो गया, कोई खास दिक्कत नहीं है, जबकि महाअघाड़ी में ये दिक्कत थी। चौथा पॉइंट है जो योगी जी का, जो था कटोगे तो कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, सॉरी, बटोगे तो कटोगे, तो उसका भी काफी इफेक्ट रहा है इसमें। और इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो वहाँ की भजन मंडली है उन्होंने काफी, जो करीब बस महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में, और हर गांव हर शहर में कई नंबर्स में है। और जहाँ शाम को कीर्तन होता है और वहाँ पे 100 से लेके 1,000 तक आदमी इकट्ठे होते हैं, उन लोगों ने भी बटोगे कटोगे को काफी प्रचारित किया। और इसके साथ में उन्होंने जो वक्फ बोर्ड के जो असीमित पावर है वक्फ बोर्ड के बारे में, उनसे भी लोगों को अवगत करवाया। और उसके जो परिणाम होंगे भविष्य में अ, भुगतने पड़ेंगे, उनसे भी उनको बताया। और जैसा कि इसी दौरान ये भी बात आई कि जो महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर लिया, अपना दावा ठोका है। ये सब को अच्छे से प्रसारित किया गया इन भजन मंडलियों द्वारा, और उन लोगों को ये बताया गया कि भाजपा इसमें अमेंडमेंट ला रही है और अगले जो संसद के क्षेत्र में इसको पास करवा लिया जाएगा। तो इसका भी काफी फर्क पड़ा और इसने डेफिनेटली लोगों को, बाहर हिंदुओं को वोट देने के लिए निकाला होगा। इसके अलावा एक और जो फैक्ट था कि बॉम्बे में जनरली, बॉम्बे या जो महानगर होते हैं या मिड टू टायर सिटी भी होते हैं, उसमें जो मिडिल क्लास और अपर, थोड़ा मिडिल, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो ये होते हैं, ये वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बॉम्बे में करीब 1400 जो रहवासी क्षेत्र हैं, जो मतलब कॉलोनीज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, उनमें 1400 मतदान केंद्र वहां पे लगाए। तो इससे डेफिनेटली वोट परसेंटेज में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। और जब वोट परसेंटेज में इनमें से जो लोग निकलते हैं ज्यादातर हिंदू होते हैं, और हिंदुओं के वोट का डेफिनेटली महायुति को फर्क पड़ा होगा। और अंतिम बात जो है वो है योगी और मोदी का प्रभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने 10 और 11, इसके अलावा अमित शाह ने भी 17 या 18 सभाओं को संबोधित किया। तो इससे भी माहौल बनाने में बीजेपी के पक्ष में काफी सहायता मिली। तो ये सब कारक हैं जो सर्वेक्षणकर्ताओं के बैक ऑफ द हेड में रहते हैं, और फिर उनका थोड़ा राजनीतिक झुकाव होता है, तो उसके कारण उन्होंने महायुति को आगे बताया है। हालांकि अ, तीन तीन जो सर्वेक्षण करता है उन्होंने बीजेपी महा विकास अघाड़ी को भी आगे बढ़ाया है। उनके कुछ कारण जो उनके बैक ऑफ द हेड पे होंगे, उनमें से कुछ पॉइंट जो मेरे दिमाग में आए वो ये है कि उनके पास एक सबसे चरण मराठी नेता शरद पवार है। शरद पवार नस नस से वाकिफ है महाराष्ट्र के लोगों, महाराष्ट्रियन लोगों के लिए। और वो एक अच्छा, मतलब चाणक्य कहते हैं उसका असल रणनीतिकार भी है। आपको याद होगा कि अगर पिछली जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उस समय ईडी ने उन्हें शायद नोटिस दिया था
या नहीं भी दिया था, पर उन्होंने अफवाह फैलाई कि उनको नोटिस दिया गया है, और वो स्वयं अपने लाव लश्कर के साथ में ईडी ऑफिस पहुंच गए, जबकि बाद में ईडी ने डिक्लाइन किया था, मना किया था कि हमने ऐसा कोई नोटिस नहीं किया था। लेकिन उससे उनके पक्ष में हवा बनी, और उससे काफी असर पड़ा। 2019 में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई, उस समय कम से 20 या 25 सीटें घट गई थी बीजेपी की, इसी एक कारण के चलते। तो शरद पवार एक बहुत बड़ा फैक्टर है महा विकास आघाड़ी के पास में। दूसरा बहुत है मुस्लिम वोटों का समर्थन। मुस्लिम समुदाय एकमुश्त होकर महाविकास आघाड़ी को वोट देगा, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अब मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि उनके सर्वप्रिय नेता जनाब उद्धव ठाकरे हैं। जनाब उद्धव ठाकरे जो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। और यहाँ तक की बात हुई है कि उन मुस्लिम लोगों ने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि जो बाबरी मस्जिद गिराई थी वो उनके शिवसैनिकों ने गिराई थी। फिर उलेमा काउंसिल का फतवा भी इसी लाइन में है। इसका थोड़ा मतलब डिस्कशन हो सकता है इस बात पे कि फतवे से हिंदू वोटों को कंसोलिडेशन में मदद मिली, या फिर ये केवल महायुति महाविकास आघाड़ी को ही हेल्प करेगा। थोड़ा कहना मुश्किल है, पर फिर भी इसका मुस्लिम कंसोलिडेशन में तो डेफिनेटली हुआ। इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि लोकसभा में महाविकास आघाड़ी का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, 32 सीटें जीती थी उन्होंने, तीनों ने मिलकर। तो वो मतलब एक तरह से क्लीन स्वीप ही था, कहा जाए तो 2/3 सीटें जीती थी। तो उसका भी एक असर वो भी बैक ऑफ द हेड में, जैसे कि हरियाणा में रहा, वो भी पोलस्टर्स के दिमाग में पीछे से रहता है। फिर आखिरी में, चुनाव के आखिरी के दिनों में कांदे के दामों का विशेषकर नासिक, नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में काफी असर पड़ा, जबकि कांदे यानी प्याज के दाम बहुत बढ़ गए, और उसको महाविकास आघाड़ी ने काफी उछाला इस मुद्दे को। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि चीजों के दाम तो ना कांग्रेस कंट्रोल कर सकती है, ना बीजेपी कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकती है। जैसा कि हाँ कई बार बताया था कि रोजगार और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता है हमेशा, ऐसा नहीं है। अब लोग इस बात को स्वीकार करने लग गए हैं कि ये दोनों चीजें तो कोई भी गवर्नमेंट है कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो ये अब वास्तव में चुनाव के मुद्दे नहीं रहते हैं, पर कांदा एक विशेष कम्युनिटी है, और महाराष्ट्र में काफी इसका कंजम्पशन होता है, वैसे तो सारे देश में ही होता है। तो चुनाव के एन वक्त अगर उसके दामों में अचानक उछाल आ जाए तो उसका चुनाव के नतीजों पर फर्क पड़ सकता है। एक और पॉइंट है कि मराठा आरक्षण का जो शरद पवार मराठा है, उनके क्या कहें कि उनके पेरेंटहुड में, उनके देखरेख में जो आंदोलन हुआ मराठा आरक्षण, और उसको भी फायदा जरूर महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। ये भी एक पॉइंट था जो पोलिस्टर के दिमाग में रहा था, और डेफिनेटली मतदाताओं के दिमाग में तो रहा ही होगा। और अंतिम जो पॉइंट है जो कि वोटिंग को इफेक्ट कर सकता है, वो गुजरात बनाम महाराष्ट्र का मुद्दा। कांग्रेस ने गुजरात बनाम महाराष्ट्र का मुद्दा काफी फैलाया, और उन्होंने बताया कि कई हजारों करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन कर गुजरात को दे दिए गए। तो इसका भी एक इफेक्ट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड पे लोगों को वोटिंग करने के वक्त लोगों के ध्यान में रहेगा, जहन में रहेगा। और इसको कांग्रेस ने अच्छे से भुनाया भी है, कोशिश की थी भुनाने की। कितने सफल हो पाए ये तो कल जो रिजल्ट आएंगे उससे ही पता चलेगा। पर ये एक मुद्दा था, और ये मुद्दा डेफिनेटली जो पोलस्टर है उनके दिमाग में भी रहा होगा, जब उन्होंने अपने जो भी उनके पास डाटास होंगे उसको एनालाइज करने का कोशिश किया होगा। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया जो महाविकास आघाड़ी और महायुति के पक्ष में पोलिस्टर के दिमाग में रहे होंगे उस समय जब वो डाटा का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि मात्र डाटा से ही जो लोगों से डाटा कलेक्ट, उसके हिसाब से तो 2 घंटे में कोई भी नहीं दे सकता, अनलेस अदरवाइज उनका खुद का कुछ एजेंडा, या फिर उनकी जो सोच पीछे से उसके होती है। पर मेरी अंतिम टिप्पणी इसमें यही रहेगी कि मोटे तौर पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि मैं बीजेपी समर्थक हूँ, तो महायुति का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन कल दोपहर तक जो परिणाम आ जाएंगे उसमें आप देख लीजिएगा उसके बाद क्या होगा। कि एक और बात बताऊं मैं आपको कि 11 बजे तक काफी कुछ रिजल्ट क्लियर हो जाते हैं, पर उस समय भी इनमें से भी कोई पोल स्टार या एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकता, या नहीं बताता है कि कितने अंत में क्या स्थिति रहेगी। तो ये तो इनका स्तर है। खैर, ये एक अलग विषय है, और उनका अपना प्रोफेशन है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बहुत बात करूंगा। लेकिन
मान लो 3 बजे तक आपका क्लियर हो जाता है कि ये चीज, ये पार्टी जीत रही है, ये महायुति जीत रही है, महाविकास आघाड़ी जीत रही है, तो उसके 15 मिनट बाद ही जो विश्लेषक होंगे वो कारण बताने लगेंगे कि कौन, क्यों पर्टिकुलर पार्टी जीती और क्यों पर्टिकुलर पार्टी हारी। हालांकि वो पिछले 20 हफ्ते से या 10 हफ्ते से पूरा चुनाव फॉलो कर रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं तो ग्राउंड, कई लोग तो क्लेम करते हैं कि मैं तो सीधा घूम के आ रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है, ये ग्राउंड रियलिटी वर्ड है, ये भी काफी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। वो जो ग्राउंड रियलिटी की तब नहीं बता पाते हैं, लेकिन अब 15-20 मिनट बाद ही वो सारा एनालिसिस करके आपको बता देते हैं कि कांग्रेस क्यों हारी और बीजेपी क्यों जीती, और बीजेपी क्यों हारी और कांग्रेस क्यों जीती। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं मार्केट में इसके, वो सब मनोरंजन के हिसाब से आप देखिएगा, मनोरंजन का ही सोर्स है। और मेरा ये नया चैनल है, इसको अगर आपको मेरा ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल मैंने शुरू किया है, तो आपका सहयोग का मुझे जरूरत रहेगी। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, अडानी का जो इशू चल रहा है अमेरिका में, जो उनके खिलाफ एक केस दायर किया गया, एफआईआर दायर दायर की गई है, और राहुल गांधी ने एक मतलब उड़ता तीर वो पकड़ लिया है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।